गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समय एवं गति। हमारा चैप्टर नंबर है 11 और हमारा पेज नंबर है 88। बच्चों, समय का मापन हम कैसे करते हैं? समय को दो निश्चित पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आखिर समय होता क्या है। तो समय को दो निश्चित घटनाओं के बीच अंतराल या दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब अगर दो घटनाएं हो रही हैं, उनके बीच में जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? समय बोलते हैं। समय की मानक इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। समय की बड़ी इकाइयां भी होती हैं, जैसे मिनट, घंटा, दिन, महीना और वर्ष। सभ्यता के प्रारंभ से ही यानी शुरुआत के समय में क्या होता था? दो क्रमागत दोपहर, मतलब दो दोपहर, जैसे एक आज की दोपहर और एक कल की दोपहर के बीच के जो अंतराल होता था, उस समय को उसे ही क्या माना जाता था? समय की इकाई माना जाता था, और जिसे एक दिन या सौर दिन कहते थे। एक सौर दिन का मतलब होता था 24 घंटे, और एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, और एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अतः एक सौर दिन में सेकंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? सबको हम गुणा कर देंगे, यानी एक दिन को 24 घंटों में, 24 घंटों को मिनटों में, तो हमारे पास टोटल सेकंड निकल के आएंगे। और हमारे पास टोटल सेकंड कितने निकल के आएंगे? 86,400 सेकंड। यानी एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। एक सेकंड एक सौर दिन का 1/86,400वां दिन होता है। समय की बड़ी इकाइयां दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसे हम सूर्य दिवस कहते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक दशक यानी 10 वर्षों को मिलाकर एक दशक बनता है। और एक शताब्दी 100 दशक, 10 दशक यानी 100 वर्ष मिलाकर एक शताब्दी बनती है। और एक सहस्त्राब्दी में क्या होते हैं? 1000 वर्ष होते हैं, यानी 10 शताब्दी मिलकर 1000 वर्ष यानी एक सहस्त्राब्दी बनाता है। समय मापने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत होती है जो निश्चित समय अंतराल को दोहराता रहता है, यानी एक समय के बाद में दूसरा वो चक्र चलता रहता है। जैसे पहले क्या करते थे? समय बताने के लिए आकाश में सूर्य की स्थिति का उपयोग किया जाता था। यानी जब सूरज एकदम सबसे हमारे सर के ऊपर होता था, तब हम कहते थे कि अब दोपहर हो गई है, यानी 12 बज चुका है। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद धूप की घड़ी का प्रयोग भी होने लगा। उसके बाद क्या आया? जल घड़ी आई, जो कि आकाश में सूर्य की गति पर निर्भर नहीं करती थी। इसमें किसी बर्तन के अंदर जल स्तर का लगातार गिरना और ऊपर चढ़ने से समय अवधि का बोध होता था कि अब किस समय क्या समय हो रहा होगा। इसके लिए बर्तन पर समान दूरियों पर चिन्ह लगा दिए जाते थे। फिर आई रेत की घड़ी। ये अन्य आविष्कार था जिसका उपयोग समय जानने के लिए किया गया। इसमें दो बल्ब होते हैं जो एक दूसरे से संकरी गर्दन द्वारा संयुक्त रहते हैं, मतलब एक छोटे से रस्सी द्वारा बंधे रहते हैं। ऊपर वाले बल्ब में रेत की एक निश्चित मात्रा भी भर दी जाती है। रेत के कणों की धारा लगातार ऊपर से नीचे बल्ब में गिरती है, जो समय का बोध कराती है। यानी जो रेत नीचे गिर रही है, वही हमें पता चलता है कि कितना समय हो चुका है। आधुनिक समय मापक उपकरण कलाई घड़ी या दीवार घड़ी का हम लोग यूज करते हैं। एक इटालियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने क्या बनाया? एक सरल लोलक की अवधारणा बताई। सरल लोलक क्या होता है? एक पेंडुलम होता है। सरल लोलक की गति एक सुपरिचित आवर्त गति कहलाती है। ये जो घड़ी के नीचे एक इस तरह से लटका हुआ होता है, इसे पेंडुलम या फिर सरल लोलक कहते हैं। एक सरल लोलक में एक छोटा धात्विक गोला या पत्थर का टुकड़ा होता है, यानी एक धातु का गोला या फिर पत्थर का टुकड़ा लगा रहता है। किसी दृढ़ आधार से धागे के सहारे ये उस पर लटका रहता है। ये धात्विक गोला लोलक का गोलक कहलाता है, यानी इसे क्या बोलते हैं? पेंडुलम का गोलक या गोला बोलते हैं। जब इस गोलक को एक तरफ थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, मतलब थोड़ा सा हिला दिया जाए, तो ये आगे पीछे हिलने लगता है, यानी कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। और ये आगे पीछे होने वाली गति को हम दोलन गति कहते हैं। लोलक एक दोलन पूर्ण करता है। जब गोलक अपने स्थान 0 से गति प्रारंभ करता है
और जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, जब ये लोलक 0 से गति प्रारंभ करता है तो एक बार A की तरफ जाएगा, फिर दूसरी तरफ B की तरफ जाएगा, फिर वापस O पर आ जाता है और गोलक द्वारा एक दोलन को पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। ये जो एक क्रियाकलाप दिया है इसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। विराम एवं गति। कोई पिंड उस समय विराम में कहा जाता है यदि वह समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करता है। मतलब अगर कोई चीज जैसी है उस वैसी ही रहती है, इसका मतलब वो कैसा है, विराम में है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है तो वह वस्तु गति में कहलाती है। आपने उपयुक्त भाषा से ये समझ लिया होगा कि परिवेश का तात्पर्य उस समय पिंड के चारों ओर एक या अधिक स्थैतिक वस्तु से इन स्थैतिक वस्तुओं को निर्दिष्ट पॉइंट कहा जाता है। मतलब जो दिए गए पिंड का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो जैसे इसमें हमें बताया गया था शुरुआत में लोलक कहाँ 0 पॉइंट पे था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेज पर एक अगर पुस्तक रखी हुई है तो परिवेश के सापेक्ष पुस्तक विराम में है, किंतु पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसके सतह पे पड़ी हुई सभी वस्तुएं कैसी फील होंगी, गति वाली फील होंगी, यानी गति कर रही होंगी, क्योंकि गति कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सूर्य के सापेक्ष पुस्तक गति में है। अब हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहा है। पटरी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि ट्रेन में यात्री एवं अन्य सभी वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। अतः कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष गति में हो सकता है, किंतु किसी अन्य पिंड के सापेक्ष वह विराम में भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं जो चीज हमें दिख रही है कि वो गति में है तो वो गति में ही हो, और जो चीज गति में है वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो स्थिर है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। अब है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशंस। जब कोई पिंड बराबर समय अंतराल के में बराबर दूरी तय करता है, यानी समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, पिंड एक समान गति करता है, उसे हम बोलते हैं एक समान गति। जैसे प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर है, इसी प्रकार दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर है, यानी टोटल कितनी हो गई 10। इस प्रकार प्रत्येक क्रमागत सेकंड में तय की गई कुल दूरी कितनी 5-5 मीटर की हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, समय पहले 0 पर दूरी 0 थी, फिर 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 5, 4 सेकंड में 20, यानी सबके बीच में समय अंतराल कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक समान गति बोलेंगे। 25 माइनस 20 के ये तो 5, यानी हर समय में समय अंतराल कितना 5-5 का आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एक समान गति। इस प्रकार हम कह सकते हैं पिंड बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है, इसीलिए इसे एक समान गति कहा जाता है। और इसका एक ग्राफ भी सरल रेखा में होता है। जब कोई चीज समय अंतराल समान होता है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक सीधी रेखा में बनाते हैं। यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एक तरफ हमने समय दिया है, दूसरी तरफ दूरी दी है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता चला जाएगा, बिल्कुल एक सीधी रेखा में बना चला जाएगा। यानी एक समान गति का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में बनता है। हम इसकी विशेषताएं भी पढ़ते हैं। गति करने वाला पिंड बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, चाहे अंतराल कितना भी छोटा हो। तय की गई दूरी एवं लिए गए समय के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जो हमने अभी देखा एक सरल रेखा में ही प्राप्त हुआ। जब पिंड बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहा जाता है। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन में से निकलने पर एक निश्चित समय में काफी अधिक दूरी तय करती है, जबकि स्टेशन पर आकर रुकते समय उतने ही समय में बहुत कम दूरी तय करती है, तो इसका मतलब असमान गति हुई ना। अब हमारा टॉपिक है चाल। चाल मतलब स्पीड। हम अपने चारों ओर कई गतिशील वस्तुओं को देखते होंगे, ये निर्धारित कैसे करते हैं कि किसी वस्तु की गति तीव्र है या कैसे धीमी है। मान लो कि हम किसी एक समय में एक सड़क पर एक कार और एक साइकिल को देखते हैं। ये देखा जाता है समान समय अंतराल में कार साइकिल से काफी दूर निकल जाती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप साइकिल से जा रहे होंगे और कार से जा रहे होंगे तो दोनों में क्या फर्क आता है। तो जो कार वाला तेज स्पीड होती है और साइकिल की स्पीड कैसी होती है, हल्की होती है।
इस प्रकार एक निश्चित समय में यानी साधारणतः 1 सेकंड में विभिन्न वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी को उसकी गति की तुलना करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अतः किसी गतिमान वस्तु की चाल उसके द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। अर्थात 1 सेकंड में तय की गई दूरी ये बताती है कि साइकिल की तुलना में कार की कितनी तेज रफ्तार है, कितनी तेज वो चलती है। यानी चाल बराबर क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और बटे उसमें लगा समय। यानी तय की गई दूरी को हम d और समय अंतराल को t और वस्तु की चाल को s से प्रदर्शित करेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, d/t, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक, ऐसा ही पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये मीटर प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप भी है। कुछ वस्तुओं की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। यद्यपि तय की गई दूरी बहुत कम हो तो चाल को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। चाल के प्रकार, इसमें कुछ रोचक तथ्य लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। चीते की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, घोंगा की चाल 0.03 किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल, जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, में बराबर दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि वस्तु एक समान गति कर रही है। इसी प्रकार असमान चाल या परावर्ती चाल, किसी वस्तु की चाल तब असमान या परिवर्ती कही जाती है जब ये बराबर समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां या समान दूरी अलग समय में तय करती हैं, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो। जब कोई वस्तु असमान चाल से चलती है तो हम इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से भाग करके इसकी औसत चाल की गणना करते हैं। औसत चाल क्या होती है बच्चों, तय की गई कुल दूरी और लिया गया टोटल समय। अब बच्चों आपका होमवर्क है, ये जो जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं इनको आपको कॉपी में करने हैं और इनको समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।